यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फील्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, यानी फील्ड थ्योरी में किस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं बनते हैं जेई के एग्जाम के लिए। फील्ड थ्योरी जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो डायमेंशनली किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी कि ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव किसके इक्विवेलेंट होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हम लेते हैं, मेजर करते हैं जूल पर कूलाम के अंदर, उसको मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जूल पर कूलाम में मेजर किया जाएगा। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये क्या बताता है, ये बताता है डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये ई यहाँ पर जूल होगा, जूल पर यूनिट कूलाम, और इसकी यूनिट है ये यहाँ पर ईएमएफ की जूल पर कूलाम ही होती है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें गॉस लॉ के बारे में पूछा है कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस हम बात करें, गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज विद इन दी सरफेस, वो कहलाता है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अंदर हम बात करते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ स्टेट दैट द नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करते हैं इसकी गॉस लॉ की, किस फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में। तो है इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एन डी एस इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई, ये गॉस लॉ होता है, यानी नेट फ्लक्स ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन सरफेस डिवाइडेड बाई इंक्लॉइड चार्ज शुड बी इक्वल टू दी कांस्टेंट। और यहाँ पर इंटीग्रेशन हम कर देंगे, जैसे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें, ये तो है के अंदर गॉस लॉ, और किसके लिए है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ये। डेल इंटू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल इंटू डी है, ये डेल वो वैल्यू होगी। और गॉस लॉ अगर मैग्नेटिक सर्किट के फील्ड के लिए बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर गॉस लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर गॉस लॉ को देखेंगे तो गॉस लॉ है वो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर शो करेगा, मैग्नेटिज्म ऑफ वन फोर्थ मैक्सिमम मैक्सवेल इक्वेशन द मैग्नेटिक फील्ड बी हैज ए डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रल फॉर्म के अंदर ये बताता है, इंटीग्रल फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू एन डी एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बताता है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ h इंटू एन डी एस इक्वल टू जीरो। और डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा, ये डिफरेंशियल फॉर्म में भी इक्वल टू जीरो होता है। तो डिफरेंशियल फॉर्म की अगर बात करें, डेल इंटू एच इक्वल टू होता है जीरो, ये डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर होता है। यानी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इज वन ऑफ द fourth Maxwell equation. It states that the magnetic field V has divergence equal to zero. In other words, we can say that it is a solenoidal vector field. तो ये क्या है, एक तरीके से solenoidal vector field है। It has equivalent to statement and the magnetic monopoles do not exist. तो magnetic monopoles यहाँ पर exist नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर कंडक्टर की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें, कंडक्टर की लेंथ वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे रखी है। करंट यहाँ पर कंडक्टर के अंदर जो करंट की वैल्यू है, यानी आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू यहाँ पर कंडक्टर के अंदर वो दे रखी है 100 एम्पियर। और हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो 100 एम्पियर करंट है वो लाइज एट द राइट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो दे रखी है 0.4 टेस्ला, यानी वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.4 टेस्ला। इसको हम बोल सकते हैं वी को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ओनली फोर्स्ड
याद करना है, यानी फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फार्मूला यहाँ पर होता है क्या, V इंटू आई इंटू एल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट जो दे रखी है 100 एम्पियर, ये दे रखी है 100 एम्पियर राइज एट द राइट एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पर दे रखी है 100 एम्पियर करंट राइज, तो थीटा दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारे पास इंटू आई की वैल्यू 100 एम्पियर इंटू एल की वैल्यू 300। अब ये 300 सेंटीमीटर दे रखा है और इंटू साइन थीटा मतलब साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर इसको हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ये 12,000 आ जाता है, 12,000। लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे हम यहाँ पर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का हम भाग दे सकते हैं इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000 का भाग दे देंगे तो 12,000 डिवाइड बाई सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए, न्यूटन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, वाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि कंडक्टर दे रखा है, कंडक्टर के अंदर कंडक्टर आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये सही बात है। कंडक्टर हैं वो, उनकी जो सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंडक्टर आर ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो ये भी यहाँ पर सही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ये कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर हमने ले लिया है, तो फील्ड लाइन से तो कंडक्टर फील्ड लाइन, और यहाँ पर जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल, EQUIPO TNTIAL इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमारी कहलाएगी। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हमें यहाँ पर जो चार्ज होता है वो होता है, यानी कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज सब्सटेंस इन विच कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि ऐसा सब्सटेंस होता है कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाता है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन मूव इजिली फ्रॉम एटम्स टू एटम विथ द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं एटम्स टू एटम, किसकी सहायता से, वोल्टेज की एप्लीकेशन के बेस पर, तो वो कंडक्टर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, यहाँ पर जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा रखी है, ये क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एनीवेयर और एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी जहाँ जहाँ पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो कहलाती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट्स ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल सरफेस, यानी पोटेंशियल सर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखाया गया है, किस तरीके से पोटेंशियल यहाँ पर दिखाया गया है, यानी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी readily outwards direction and equipotential surface would be concentrating sphere with center at the charge as shown in the above figure, and every point the equipotential surface electric charge lines or electric lines are perpendicular to the surface, तो प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
and this is because of potential gradient along any direction parallel to the surface। यानी E की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि ऑन दी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ परफेक्ट कंडक्टर द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इवनली ओवर द सरफेस जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम यहाँ पर बात करेंगे एट एनी एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑन द सरफेस ऑफ परफेक्ट कंडक्टर द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज एवरी पॉइंट। और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 0 हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर इज गिवन बाय। हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल किस तरीके से दिया जाएगा, किसका बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर यानी कि गोला जो होता है हॉलो स्फीयर के पोटेंशियल की बात करें तो इसमें पोटेंशियल दिया जाएगा V इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट आर, 4 पाई ई नॉट आर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है एट पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट आउटसाइड दी हॉलो स्फीयर। तो आउटसाइड दी हॉलो स्फीयर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू याद करें तो होगी dV इक्वल टू E इंटू डी एल, ये आउटसाइड की बात है। यानी V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q डिवाइड बाई 4 पाई E नॉट L। अब यहाँ पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, I हमारी डिस्टेंस है बिटवीन द आउटसाइड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, एंड E नॉट है यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और E नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑन दी ऑफ द हॉलो स्फीयर। तो ये आउटसाइड की हमने बात करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं सरफेस पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पर होता है ऑफ द हॉलो स्फीयर वो होता है Q डिवाइड बाई 4 पाई, यहाँ पर रेडियस होगी हॉलो स्फीयर की, और Q यहाँ पर चार्ज होता है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। यानी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो कंडक्टर भी हम बात कर सकते हैं, जैसे सरफेस पर बात कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया सरफेस वाला, और 4 पाई E नॉट है वो हमारा पहले से हो गया आउटसाइड दी स्फीयर। और तीसरा हम बात करें यहाँ पर वो है पोटेंशियल इनसाइड दी हॉलो स्फीयर। तो पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर हम देखते हैं, पोटेंशियल इनसाइड हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होती है इनसाइड दी हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। सो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर और ऑन इट्स सरफेस। दूसरा हम ले सकते हैं कि therefore there is no problem, there is no potential difference between the any 2 point inside on the surface of the conductor। and suppose मान लीजिए हम क्या करते हैं V is the potential inside the hollow sphere। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है hollow sphere के अंदर। dV यहाँ पर पोटेंशियल है ऑन दी स्टेटर। तो हम कह सकते हैं कि V A की वैल्यू है यहाँ पर, यानी VV माइनस VA क्या हो जाएगा, जी है कि पोटेंशियल इज द सेम आइडिया, यानी कि पोटेंशियल इज द सेम इनसाइड ऑन ए एज ऑन ए सरफेस। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि सो दैट द पोटेंशियल इनसाइड द होलो स्फीयर चार्ज विद द वोल्टेज ऑफ V। तो V वोल्टेज से वो चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे स्पेक्ट्रम हमें निकालना है प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में स्पेक्ट्रम हमने निकालना है। एयर वहाँ पर दे रखी है, एरिया ऑफ प्लेट यहाँ पर दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया यहाँ पर दे रखे हैं 0.002 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया दे रखा है। और वोल्टेज ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 4 वोल्ट। तो वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज कनेक्ट किया गया है वो है 4 वोल्ट, यानी V की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है
क्या 4 वोल्ट। और यहाँ पर क्यू की वैल्यू पर हम देखें, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, क्यू की वैल्यू यहाँ पर पहले से 16 दे रखी है, क्योंकि चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट इज 16। पहले से क्यू है, वी की वैल्यू 4 वोल्ट है। हम कह सकते हैं क्यू इक्वल टू क्या होती है, तो सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई दिया जाएगा। तो सी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पर 16 है, डिवाइड बाई वी की वैल्यू 4 है, तो यह आ जाएगा 4 पिको फेरड। ये हमारी आई है सी की वैल्यू, क्योंकि क्यू डिवाइड बाई वी इसको निकाला है। अब जैसे आ गया है 4 पिको फेरड, अब सी की वैल्यू हमारे पास फार्मूला होता है, सी का वैल्यू क्या होती है यार। तो हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या होगी, 4 पिको फेरड है। 4.4 मिलीमीटर डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें क्या दे रखा है, डेल इंटू वी इक्वल टू जीरो है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी कि डेल इंटू वी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, सोलिनोइडल है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द ईएमएफ फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू होगा ईएमएफ फील्ड के। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यूनिफॉर्म प्लेन वेव है ट्रांसवर्स इन नेचर, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो ट्रांसवर्स इन नेचर किस तरीके से दिखाई गई है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव हैं उनको ट्रांसवर्स इन नेचर हम दिखाते हैं, जैसे इस तरीके का वेव है। और यहाँ पर भी हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से, तो ये कर्व हो जाएगा यहाँ पर एक, इधर कर्व हो जाएगा, और इधर भी हमारा राइट वाला कर्व बन जाएगा ये वाला। तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है। यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या होती है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज द वेव इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड एच लाइज इन द प्लेन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाई करता है। और तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field lie in a plane and have the same value everywhere in the plane at any fixed instant, and uniform plane wave are traveling in z direction। तो ये यूनिफॉर्म वेव, यूनिफॉर्म प्लेन वेव है क्या होगी, और वाई डायरेक्शन हमारी, तो ट्रेवलिंग इन जेड डायरेक्शन एंड स्पेशल वेरिएशन इन ई एंड एच आर जीरो ओवर जेड कांस्टेंट प्लेन। तो ई और एच की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कांस्टेंट होती है यहाँ पर। ए प्लेन वेव ट्रांसवर्स दैट इज ई एंड एच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो ई और एच है यहाँ पर परपेंडिकुलर तो होते हैं डायरेक्शन टू प्रोपिगेशन, ई और एच, एच क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं जब ये प्रोपिगेट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए डेंसिटी के बाद में हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस तरीके से दे रखी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है डेल इंटू ई, वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू, तो इक्वल टू ये क्या होगा, डेल इंटू ई के अकॉर्डिंग, तो इक्वल टू होगा जीरो के अकॉर्डिंग, डेल इंटू
डी इंटू ई का वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वलेंट, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है एनी वेक्टर का, एनी वेक्टर फील्ड वो 0 होता है, यानी कि डेल इंटू ई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एनी वेक्टर फील्ड इज 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल विल बी 0 एज एल आउटपुट एंड नॉट ए नल वेक्टर। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस जो मिला है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल में विल गिव 0 एज आउटपुट एंड नॉट नन वेक्टर, नहीं नल वेक्टर की तरह काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि पीस ऑयल सॉफ्ट पेपर है, उसको यहाँ पर प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके, वो क्या है ऑयल सॉकेट। तो ऑयल सॉकेट पेपर को अगर इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर वो डिग्री जाएगा पीडी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जैसे ई की वैल्यू दी जाती है, ई की वैल्यू क्या होती है वी डिवाइड बाई एक्स, तो ये होती है ए नॉट ई आर, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट ई आर हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ई आर के समानुपाती है। और एज ए पीस ऑफ ऑयल सॉकेट पेपर हैज बीन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, तो पीस ऑफ ऑयल सॉकेट अगर हमने प्लेट के बीच में लगा दिया है तो इससे क्या होगा, ई आर की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और ई आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, हम कह सकते हैं बी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हमें दे रखा है मिडवे बिटवीन द टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज एंड थर्ड इक्वल और सिमिलर चार्ज आर प्लेस्ड, देन द थर्ड चार्ज विल बी रिमेन इन स्टेबल कंडीशन, यानी मिडवे बिटवीन द टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ए थर्ड equal and similar charge is placed. As the charge is placed midway between the two similar charges, the force acting on the third charge due to the two charge and will be same. Hence, we can say the third charge will remain in stable equilibrium. नेक्स्ट देखें, जैसे हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उसमें क्या दे रखा है मिली हेनरी में निकालनी है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। 4 मीटर लॉन्ग एयर कोर सोलेनोइडल दे रखी है, यानी यहाँ पर हम दे सकते हैं कि लेंथ है वो दे रखी है 4 मीटर लॉन्ग, और यहाँ पर सोलेनोइडल है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दे रखा है, एरिया की वैल्यू 0.02 एंड है 60 टन, यानी एन नंबर ऑफ टन है यहाँ पर कितने दे रखे, 60 दे रखे थे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टन के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे नंबर ऑफ टन 60 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 0.02 है, लेंथ यहाँ पर 4 मीटर है, तो यहाँ पर सेल्फ इंड्यूस्ड इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइडल गिवन बाई, सोलेनोइडल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर सोलेनोइडल की वैल्यू हम देखें तो ये हो जाएगा L इक्वल टू म्यू इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पर हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं कोई पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एन स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू डी, डी का मतलब 0.02 डिवाइड बाई एल, एल की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.226, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमें क्या है इक्वेशन दे रखी है मैक्सवेल इक्वेशन, उसको हमें बताना है। तो मैक्सवेल इक्वेशन कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फॉर्म में क्या क्या काम आती है और उनका नाम क्या है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की पहली जो है, उसको क्या कहते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होगा, जो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको दिखाया जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाता है, डिफरेंट कार्बन के भी इसके बताए जाते हैं।
एफ इंटू ई इक्वल टू माइनस के डी वी डिवाइड बाई डी यानी कि डेल टी। इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, यानी करेक्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डी इंटू ई इक्वल टू माइनस के डी डिवाइड बाई डी पी। मैक्सवेल इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो टाइम वेरिंग फील्ड की बात करें यहाँ पर, जैसे कि पहला ये तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। दूसरा हम देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ कहता है किसके अंदर, टी इंटू डी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फॉर्म की बात करें, ये तो हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म में। इंटीग्रेशन फॉर्म की बात करें तो इंटीग्रेशन फॉर्म आ जाएगा एंड ये आई एल ई इंटू डी एल इक्वल टू रो डिवाइड बाई रो एस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस इंटू वी इंटू डी एस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि तो डेल इंटू डी है यहाँ पर रोवी के अकॉर्डिंग देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन रोवी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और डी इंटू डी एस है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पी वी यानी रो वी इंटू डी वी। तो ये हमारा गॉस लॉ कहता है। गॉस लॉ क्या कहता है कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये वी इंटू डी एस की वैल्यू भी जीरो होगी। फिर हम देखें यहाँ पर, जैसे एक कॉयल है, कॉयल हमारे दे रखी है, कॉयल के अकॉर्डिंग डेटा दे रखा है हमें। कॉयल में क्या क्या चीज़ दे रखी है, कॉयल के अंदर 600 टन नंबर ऑफ टन दे रखे हैं, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी है 600। कॉयल के अंदर जो लेंथ है कॉयल की वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी कॉयल है 600 टन है। रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 20 ओम, और एरिया यहाँ पर दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर से हो जाएगा ये 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, 0.3 मीटर हो जाएगी। और हम यहाँ पर बात करें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी म्यू आर की वैल्यू है, वो है यहाँ पर 600 यानी 1600 है म्यू आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है, म्यू आर की वैल्यू स्पष्ट दे रखी है कितना, 1600 यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमसे पूछी है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। परमियंस ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, फ्री स्पेस का परमियंस यानी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अब इसमें हमें रिलक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो रिलक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि एल डिवाइड बाई रिलक्टेंस की वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या है, 0.3 इंटू 4 यानी 1600 पाई, पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एरिया, एरिया यहाँ पर क्या दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -7, 9 इंटू 10 की पावर -4। 657 इक्वल टू 10 की पावर 5। अब हम बात करें जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाउंड टू ट्रेवल एट ए वेलोसिटी ऑफ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस यानी कहाँ तक हम उसको बाउंड कर सकते हैं, यानी ट्रेवल करने के लिए बाउंड कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है बाउंड टू ट्रेवल वेलोसिटी ऑफ, तो वो होती है वेलोसिटी यानी कि 1 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन म्यू इंटू ईच तक हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाउंड टू ट्रेवल ए वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई म्यू इंटू टी। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड गिव्स राइज टू ट्रांसवर्स वेव नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of this wave. And Maxwell found that the speed of electromagnetic wave depend on the depending on the permeability and permittivity of the medium through which it travels. The speed of electromagnetic wave in the free space is given by, तो स्पीड यहाँ पर दी जाती है c इक्वल टू 1/d। अब हम बात करें यहाँ पर जैसे कि गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ के अंदर अगर हमें फ्री चार्ज स्पेस के अंदर मटेरियल दे रखा है, यानी 3 पॉइंट चार्ज हैं लोकेटेड हैं अलग अलग फ्री स्पेस में, Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 × 10 की पावर कितनी दे रखी है, माइनस ये 0 और 4 पर, और ये Q2 की वैल्यू क्या है 3 और 0 पर है। हमें यहाँ पर याद करना है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए स्फीयर ऑफ 5 मीटर रेडियस विद सेंटर 0 0। तो 5 मीटर अगर रेडियस दे रखा, क्या निकालनी है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे, गॉस लॉ से हम ज्ञात कर सकते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दी एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोडेड बाय द सरफेस, यानी चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 10⁻⁸ -6 × 10⁻⁸। तो यहाँ पर 5 और 4 9, 9 में से 6 गए तो 3, तो 3 × 10⁻⁸ आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 3 × 10⁻⁸ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे एक फिगर हमें दे रखा है और उसके अंदर हमें कैलकुलेशन पूछी है। एक क्यू इज इंक्लॉइड, क्यू है वो लोकेटेड किया गया है, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू है ये लोकेटेड किया गया है किस पर, 0 3 पर ही लोकेटेड किया गया है। अब एक माइनस क्यू है वो यहाँ पर लोकेटेड किया गया है 0 0 -3 पर लोकेटेड किया गया है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किस पर, कौन से पॉइंट पर ज्ञात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 4 0 0 इस पर हमें ज्ञात करनी है। तो इस पर कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो माइनस क्यू दे रखा है हमारा 0 3, और इसके सेंटर में यहाँ पर क्यू की वैल्यू दे रखी है 4 0 0, यानी क्यू की वैल्यू है पॉइंट जहाँ पर मिलेगा, इस पॉइंट पर दे रखा है क्यू की वैल्यू 4 0 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर और 4 पाई ई के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्यू डिवाइड बाई
4x कैप माइनस 3z कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसका होल तरीके से। इसी तरीके से प्लस का जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन है। तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी ई वेक्टर इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन है और ये आ जाएगा 4x माइनस के 3z डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 125 क्योंकि 25 625 625 25 का घन हम देखें 25 आ रहा है 25 इंटू अंडर रूट में देखिए वैल्यू दे रखी है 5 तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 और प्लस के माइनस के क्यू डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट यानी 4 पाई ई नॉट 4z कैप है माइनस के या प्लस के 3z कैप है तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी -6z यानी ई के वेक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई ई इंटू 125 नीचे की साइड आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा माइनस के 6z सिर्फ क्योंकि ये प्लस का है और इस प्लस के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस का क्यू है ही पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 6z तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6q डिवाइड बाई 4 पाई ई नॉट 125 और यहाँ पर आ जाएगा -z तो ये -z है वी कैन इन्फर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन नेगेटिव z डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि क्या दे रखा है टू इनफाइनाइट पैरेलल मेटल प्लेट है वो चार्ज की गई है इक्वल सरफेस टू इनफाइनाइट ऑफ प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इनके यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन प्लेट के बीच में। किस तरीके से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट मेटल आर चार्ज्ड विद द इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेम पोलरिटी। तो हम कह सकते हैं इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी आर हैविंग द सेम चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेम चार्ज हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं रिपील करते हैं और जब आपस में एक दूसरे को ये रिपील करेंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है गैप के बीच में वो जीरो होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गैप के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यूनिफॉर्म प्लेन वेव की एयर के अंदर वो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो यहाँ पर दे रखी है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दे रखी है एयर के अंदर वो दे रखी है 20 एम्पियर पर मीटर ये दे रखी है हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म मीटर। अब वेव है प्रोपिगेट कर रही है किसके डायरेक्शन में ए जेड की डायरेक्शन में यहाँ पर वेव प्रोपिगेट कर रही है यानी वेव इस तरीके से प्रोपिगेट कर रही है ए जेड की डायरेक्शन में। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है प्रोपिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 2 × 10⁹ वेवलेंथ ऑफ प्लेन वेव हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो लेमडा का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर जैसे लेमडा का फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू सी डिवाइड बाई एफ। तो यहाँ पर सी डिवाइड बाई एफ की वैल्यू अकॉर्डिंग बात करें जैसे कि सी है एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू क्या होगा सी डिवाइड बाई लेमडा लेमडा इक्वल टू सी डिवाइड बाई एफ है तो सी डिवाइड बाई एफ लेमडा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू होती है जैसे 2 पाई एफ है तो एफ की वैल्यू होगी ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई क्योंकि 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा से 2 पाई से हमारी वैल्यू आ जाएगी 10⁹ डिवाइड बाई पाई ये आ गई हमारे पास में फ्रीक्वेंसी।
अब फ्रीक्वेंसी अगर पास पे आ गई है, लैम्डा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सी डिवाइड बाई एफ से निकाल सकते हैं। अब सी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई एफ की वैल्यू हम देखें तो एफ की वैल्यू होगी 10⁸ डिवाइड बाई पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई डिवाइड आ जाएगी 3 पाई डिवाइड बाई 10 मीटर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि क्या दिया हुआ है, एक फ्लक्स दे रखा है, ए फ्लक्स ऑफ 0.25 मिलीवेबर, यानी फाई की वैल्यू दे रखी है 0. प्रोड्यूस बाई ए कॉइल ऑफ 1000 टन, यानी कि कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ये फ्लक्स। इसके अंदर नंबर ऑफ टन कितने दे रखे हैं, 1000 टन दे रखे हैं। रिंग विथ ए करंट ऑफ, यानी करंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, 2 एम्पियर करंट की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन करंट ऑफ 10। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कब, एज्यूमिंग द करंट विल बी फॉल टू 0 इन 1 मिली सेकेंड, यानी 10 एम्पियर से करंट है यहाँ पर, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैसे निकालेंगे, जैसे फाई का जो फार्मूला होता है वो होता है N × I डिवाइड बाई आर टी। तो यहाँ पर ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं -के N × d∅/dt। ईएमएफ इंड्यूस्ड आ जाएगा ये, क्योंकि ईएमएफ तो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर लेंस लो को दिखा रहा है, यानी फाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है वेवर के अंदर, और यहाँ पर आई है वो क्या है, जैसे कि NI डिवाइड बाई आर टी है। तो आई की वैल्यू है यहाँ पर, ये आर टी नहीं है, ये आर एल है, एन है नंबर ऑफ टर्न, आई है यहाँ पर करंट है एम्पियर के अंदर, और आर एल है यहाँ पर रिलक्टेंस है हेनरी के अंदर। ई की जो वैल्यू है ये वाली, ये क्या है, इंडक्टेंस है ईएमएफ के अंदर वोल्ट का, यानी इंडक्टेंस ईएमएफ इन वोल्ट। डी फाई की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स, और डी टी की वैल्यू है चेंज इन टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये आर एल की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 2 एम्पियर डिवाइड बाई फाई, फाई कितना, अब यहाँ पर 10 एम्पियर करंट है फ्लक्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी फाई क्या होगा, N × I। तो N है हमारा 1000 इंटू आई की वैल्यू कितने रखी है 10 एम्पियर, क्योंकि 10 एम्पियर से ये गिर रहा है 0 एम्पियर तक, तो 10 एम्पियर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर एल, यानी फाई की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं, तो आर एल 80। इंड्यूड ईएमएफ हमें 10 एम्पियर करंट स्विच ऑफ पर निकालना है, यानी कि 10 एम्पियर करंट स्विच ऑफ पर इंड्यूड ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी 1000, ई की वैल्यू होगी यहाँ पर N × d∅/dt। तो N × d∅/dt है, तो d∅/dt यानी फाई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1.25 N × 10⁻³ N2 माइनस की डिवाइड बाई कि ये 1 मिली सेकेंड में ये रिड्यूज हो रही है, और माइनस के 0, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1250 वोल्ट के आसपास। तो 1250 वोल्ट हमारा ईएमएफ आ जाएगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो 1250 वोल्ट आ जाएगा।